एक ऐसा चैप्टर जिससे आपको कंफर्म पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको क्यों ना अच्छे से एकदम कवर किया जाए। और ये वाला वीडियो आपके एग्जाम के जस्ट पहले वाले रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का वन शॉट। ये सीबीएसई 12th के लिए है, बट आईएससी वाले भी देख सकते हैं। जिसको देखना है ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एवरी सिंगल थिंग, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कि और आपको पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, फीसिबल रीजंस क्या होते हैं, इनफीसिबल रीजंस क्या होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे बनाना है। तो हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं यूट्यूब पे। आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मैं ऐसे ही क्लास 11 12 के वीडियोस लाता रहता हूं। तो देखते हैं सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमाइज करना हो तुम्हें प्रॉफिट या मिनिमाइज करना हो कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि क्या बेस्ट सोल्यूशन मिल सकता है। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डाइट प्लानिंग हर जगह होता है। अगर सर मिलिट्री में क्या एप्लीकेशन है, खुद सोचो। हमें मैक्सिमम दुश्मनों को गिराना है कम से कम कॉस्ट में। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या है भाई, बहुत ज्यादा जगह सामान पहुंचाना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। डाइट प्लानिंग में क्या है कि हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को मिनिमम तो रखना ही रखना है, तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो न्यूट्रिएंट्स को मिला के कैसे बन सकता है, कैसे एक नया सप्लीमेंट तैयार हो सकता है। तो इन सब चीजों में एलपीपी का यूज होता है। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एलपीपी की होती है उसमें डजन्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। और सिंप्लेक्स मेथड कंप्यूटर में आप यूज करते हो, लेकिन अगर आपको कॉपी पेन पे करना है, इसका ग्राफ बनाना है सिर्फ 2D प्लेन में, तो यहां पे लिमिट रखेंगे हम दो वेरिएबल्स में ही, सिर्फ x और y का यूज करेंगे। उसको कैसे यूज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है 3 क्लासिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहली है मैन्युफैक्चरिंग, डाइट, और तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स को बना रहे होते हो, आपके पास एक लिमिटेड रॉ मटेरियल होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। तो उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन पावर भी लिमिटेड होती है। भाई मुझे टेबल बनाना है, इसमें इतने बंदे लगते हैं, चेयर में इतने बंदे लगते हैं, दोनों में इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक मैन पावर तो लिमिटेड है ना, फाइनाइट रिसोर्सेस है मेरे पास। तो इन फाइनाइट रिसोर्सेस में हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, तो कौन से रिसोर्स को कहां यूटिलाइज करना है ये एलपीपी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं डाइट प्रॉब्लम्स। कई फूड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब विटामिन, मिनरल्स। एक डाइट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, इन सारे फूड्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी एक डाइट का हिस्सा बने। और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है कोई भी सामान का कहीं पे भी, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए डोमिनोज के स्टोर हैं आपकी सिटी में। अब जो उसका डो तैयार होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट में तैयार होता है और उस डो को हर जगह भेजा जाता है। तो अब सोचो कि भाई अगर तुम्हारा जो यूनिट है वो सेंटर में, सिर्फ सेंटर में है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और एक इस कोने है और एक इस कोने है, तो क्या बेटर रहेगा, दो डिफरेंट गाड़ियों को वहां भेजना कि एक ही गाड़ी को पहले उधर भेजना फिर लौट के आके इधर भेजना? खुद बताओ ना, दो डिफरेंट गाड़ी भेजना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। बेसिकली वहां पे कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता है, इतनी कॉस्टिंग पर किलोमीटर आती है, तो क्या फीसिबल है, कौन सा सामान कौन से गोडाउन से कौन से स्टोर पहुंचाना है, ये सब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते हैं। तो ये 3 टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताता है। एक फंक्शन क्रिएट होता है एक्स और वाई का यूज करके। ये कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है, ये प्रॉफिट फंक्शन भी हो सकता है, ये तुम्हारा मिनिमम न्यूट्रिएंट फंक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इसीलिए इसका नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव यू आर अचीविंग उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता रहा है। उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब सर मिनिमाइज क्यों करेंगे प्रॉफिट को? प्रॉफिट मिनिमाइज नहीं करते, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करेंगे। मिनिमाइज करेंगे हम कॉस्ट को।
कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इट्स अ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज लिमिट रिप्रेजेंटिंग लिमिट्स ऑन रिसोर्सेज। जैसा मैंने बोला, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट होते हैं। उन फाइनाइट रिसोर्सेज का बेस्ट यूज क्या है, ताकि कुछ वेस्ट भी ना हो और मैक्सिमम में प्रोडक्शन कर पाऊं, उसको हम कंस्ट्रेंट्स में बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। कुछ वेरिएबल जो कभी जीरो नहीं हो सकते, यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट हैज टू एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कम से कम जीरो तो होगा ही। इसीलिए इनको नॉन नेगेटिव, एक्स और वाई को हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो एक्स और वाई की नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, बस इतना सा है। सो ये हो गया आपका। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग की। देयर मस्ट बी अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव टू अचीव। एलपीपी के क्वेश्चन करने में, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने में, आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। देयर मस्ट बी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। देयर आर कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो एलपीपी का कोई सेंस नहीं है, जितना यूज करना है उतना यूज करो, करेक्ट। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। तीसरा, देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो एलपीपी से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलपीपी शुड बी क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब यह है कि विच कैन बी कैलकुलेटेड, आप काउंट कर पाओ। ये नहीं कि बस वेरिएबल ऐसा बना दिया कि इसमें इतनी हैप्पीनेस मिल रही है, इसमें इतना रिग्रेट मिल रहा है, तो ये सारे वेरिएबल क्वांटिफाइबल नहीं है। लेकिन कॉस्ट, आपका प्रॉफिट, आपका डिस्टेंस, ये सब क्वांटिफाइबल क्वांटिटीज हैं, समझ रहे हो, जिसको आप कैलकुलेशंस कर सकते हो जिसपे। बोथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेरिएबल है उस पर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। द मैक्सिमम पावर द वेरिएबल कैन हैव इज 1। तो ये लीनियर, इसीलिए इसको नाम में ही लीनियर डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रोग्रामिंग का मतलब यहां पे प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। हमसे बोले प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग नहीं करनी है। पाइथन का कोड नहीं लिखना आपको, ऑल्दो लिखना होता है कंप्यूटर में, लेकिन यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको प्लानिंग करनी होती है। प्रोग्रामिंग का मीन यहां पे क्या है, प्लानिंग करना। And all decision variables should assume non-negative values. Decision variables का मतलब यहाँ पे क्या है, x and y, इनकी non-negative value नीचे, जो मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट में समझा दिया था। उसके बाद आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको दिया है, इसको आप याद रख सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए याद रखने के लिए या कॉपी करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही पीडीएफ है पूरा। इसके बाद आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इन एडवांटेजेस को हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेजेस एलपीपी के होते हैं। इट हेल्प चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 ट्रक भेजनी है, एक ही ट्रक को 2 बार भेजना है, तो उसमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने का एक बेस्ट तरीका है एलपीपी। कंसीडर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हम दोनों चीजें यहां पे कंसीडर करते हैं एलपीपी में। आइडेंटिफाइज प्रोडक्शन बॉटलनेक्स। प्रोडक्शन बॉटलनेक्स का मतलब ये होता है कि अगर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो हमारा जो रिसोर्सेस हैं वो फाइनाइट क्वांटिटी में है, तो हमारे पास अगर फाइनाइट रिसोर्सेस है तो उन फाइनाइट रिसोर्स को कैसे यूज करना है वो ये बताता है, बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करता है। बॉटलनेक का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है कि जो चीजों को लिमिट करते। अब मान लो मेरे पास आदमी बहुत ज्यादा है इसका काम करने के लिए, लेकिन सामान लिमिटेड है, तो कौन सा बॉटलनेक है यहाँ पे, सामान बॉटलनेक है। अब सामान बहुत सारा है लेकिन आदमी लिमिटेड है, तो हमारी मैन पावर विल बी आर बॉटलनेक। तो बॉटलनेक का मतलब ये होता है जो चीज फंसा दे आपको, वो बॉटलनेक कहलाती है। एड्स इन प्लानिंग अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वाइडली एप्लीकेबल, मीडिया प्लानिंग, सेल्स रूट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो कई जगह यहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। लेकिन विथ ऑल द एडवांटेजेस एलपीपी के कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। सो इट डील्स विद ऑप्टिमाइजिंग अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। ऑल्दो एक अच्छी बात है, लेकिन हम तो भाई इंसान हैं, हम कहाँ सिर्फ अच्छा देख सकते हैं, बुरा भी तो देखना होता है। तो ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव को बताती है। इन प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मे बी देयर। कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अगर मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, एट द सेम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके, एट द सेम अपना जो रूट है उसका शॉर्टेस्ट टाइम करके, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लेकिन एलपीपी एक बार में एक ही ऑब्जेक्टिव को डील करती है। द assumption that input and output variable are directly proportional is not strictly true. This is also very important. जो हमारा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हम ले लेते हैं, वो हमेशा ट्रू नहीं होता। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लिखा 2x + 3y और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो जैसे x वेरी करेगा y उसके हिसाब से वेरी करेगा। ये हमेशा ट्रू तो नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्हीं क्वांटिटीज को आप कहते हो जो लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल
usually ensures that more you produce the lesser is the average cost. तो जितना हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारी कॉस्ट गिरती जाती है, तो उस फैक्टर को LPP कंसिडरेशन में नहीं लेता. The linearity of variables assume that resources required for multiple activities are the sum total of the resources required for the individual activities. जो गलत है. कई जगह हमारे जो multiple resources use हो रहे हैं उसको यहाँ पे सेम तरीके से वो डील करता है एज अ सिंगल इंडिविजुअल के लिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई सिनर्जी क्रिएट नहीं हो पाती. However, synergies of product mix usually mean that the requirement is less than the sum. तो मिला जुला के जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो टोटल सम जो हमारे पास मौजूद है उससे कम दिखाती है. तो ये प्रॉब्लम एक LPP की और होती है. इन प्रैक्टिस मेनी डिसीजन वेरिएबल अज्यूम इंटीग्रल वैल्यूज. एग्जांपल, द नंबर ऑफ वर्कर्स लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद वेरिएबल्स हैविंग कंटीन्यूअस वैल्यूज. तो हम जितनी भी क्वेश्चंस करेंगे वो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के अंडर ही करेंगे, मतलब एक रीजन बाउंडेड बाय द कर्व रहेगा. और उसमें क्या होता है, कई बार फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ जाती हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यूज हर जगह तो यूजफुल नहीं होती. जैसे मुझे मैन पावर की बात करनी है, कितने लोग यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है वर्कर्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते. तुम आधे आदमी से काम नहीं करा सकते, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना. सो आई होप दिस इज क्लियर किस तरीके से LPP आपको लिमिटेशंस क्रिएट करती है. ये थियरी जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? सर हमें तो भाई क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जब तक तुम थियरी नहीं समझोगे क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे? चीजों को जाने बिना तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो. फॉर्मुलेशन ऑफ एन LPP इन टू वेरिएबल्स x एंड y. 3 स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफाई करने में. टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल. सबसे पहला काम यही होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्रिएट करो, बाकी सारी चीजें बाद में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट होगा एज ax प्लस by, जहां पे a और b अननोन क्वांटिटी हो सकती है, नोन क्वांटिटी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको z मिल जाएगा. और इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हुए तुमको इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा. और हमेशा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आपके रहेंगे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. इसके बाद आपको सॉल्यूशंस निकालने. टू फाइंड द सॉल्यूशन दैट इज द फीजिबल रीजन ऑफ दिस इक्वेशन एंड इन इक्वेशन बाय सम मैथमेटिकल मेथड. और यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे, और आपको इस पे ग्राफ पेपर मिलता है, तो ग्राफ कैसे बनाना है उसकी आप टेंशन ना लो, वो सब चीजें यहाँ बताई जाएंगी. टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड y दैट गिव द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकालना है उन पर्टिकुलर वैल्यूज का. बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी फीसिबल रीजन में जो सेटिस्फाई कर रही होंगी, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा, लेकिन एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसपे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. तो उस सॉल्यूशन को जहां पे एक ही आंसर आए उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे. अब क्वेश्चंस के लिए आप बोल लेते हैं क्वेश्चंस बताइए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं. इसमें आई गेस कोई क्वेश्चन मिसिंग है, वेट अ सेकेंड. ओके, नहीं कोई क्वेश्चन मिसिंग नहीं है. यहाँ पे हमें सिर्फ एक LPP फॉर्म करनी है. अभी हमको इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक LPP फॉर्म करना है. वी डोंट हैव टू सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट इवेंचुअली, बट अभी आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन समझना है कि किस तरीके से कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो टू टेलर्स A and B earn 300 and 400 per day respectively. तो इनका जो वेज है वो फिक्स वेज है. A को इतना पैसा मिलना है, B को इतना मिलना है. A can stitch 6 shirts and 4 pair of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day. To find how many days should each of them work if it is desired to produce at least 6, कम से कम 60 shirts बनानी है और 32 pairs of trousers तुमको बनवाने हैं, and minimum labor cost पे ही काम कराना है, and formulate this as an LPP. So now I'm going to teach you कि LPP बनाना कैसे और किस तरीके से सोचना है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, और z का मतलब ये होता है कि मेरे को क्या करना है, तो मुझे लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. और लेबर कॉस्ट जा किसके पास रहा है? ऑब्वियस सी बात है A और B के पास जा रहा है. अब A जो है वो 300 रुपए लेता है. अब मान लो A ने x डेज काम किया तो 300x ले लिया. सेम B 400 रुपीज लेता है और B ने x डेज काम किया तो उसने 400x ले लिया. तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास A नाम से बंदा है, यहां थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं. मेरे पास एक A नाम का बंदा है, एक B नाम का बंदा है, ठीक है. अब यहां पे ये तो नाम की बात हो गई, और अब इनके काम की बात करता हूं. ये कुछ शर्ट्स को स्टिच करते हैं, तो यहाँ पे शर्ट्स आ जाएंगी और यहाँ पे आ जाएंगे ट्राउजर्स.
ठीक है, ये टेबल आप कैसे भी बना सकते हो, यहाँ पे जहां पे मैंने शर्ट्स एंड ट्राउजर्स लिखा है इधर ए बी लिख के शर्ट्स और ट्राउजर्स इधर लिख सकते हो, तो चॉइस इज योर्स, वो सब कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ए है ये एक्स नंबर ऑफ डेज काम करता है और जो बी है वो वाई नंबर ऑफ डेज काम करता है एज स्टेटेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर होना चाहिए तुमको, एक्स ए जो है वो एक्स डेज काम कर रहा है और बी जो है वो वाई डेज काम कर रहा है। ए जो है वो पर डे, एक दिन की हम बात करते हैं, एक दिन की, तो अगर हम इसको भूल जाओ तो ए जो है वो 6 शर्ट्स बनाता है, 4 ट्राउजर्स बनाता है, बी 10 शर्ट्स बनाता है और 4 ट्राउजर्स बनाता है। लेकिन ए सस्ता था, 300 रुपए लेता है, और बी महंगा था, 400 रुपए लेता है, लेकिन 4 एक्स्ट्रा शर्ट्स तुमको बना के दे रहा है और मुझे दोनों को साथ में यूटिलाइज करना है और कुछ ऐसा करना है कि मिनिमम एटलीस्ट 60 शर्ट्स। तो मतलब जो भी शर्ट्स बने, जितनी भी शर्ट्स मेरी तैयार हो रही हैं, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये जो टोटल मेरी शर्ट्स तैयार हो रही हैं दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड जो पेयर ऑफ ट्राउजर्स तैयार हो रहे हैं दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 32। लॉजिक समझ में आ रहा है? आपको शर्ट्स तैयार करनी थी, उनको यहां लिख देंगे, ट्राउजर्स को यहां लिख देंगे एंड दैट्स ऑल, कोई दिक्कत। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी बना दिया, इसके बाद कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 कंस्ट्रेंट्स तो लिख के रख लो कि जितने भी दिन ए और बी काम करेंगे, मिनिमम डेज क्या हो सकते हैं? 0, नेगेटिव नंबर ऑफ डेज तो काम नहीं कर सकते वो। सो अगर ए और बी 0 मिनिमम काम करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा। इन्हीं दोनों को आप कहते हो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, बस इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद आएगा, अब देखो शर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, मेरे को ना शर्ट्स पे एक कंस्ट्रेंट दिया है, मुझे शर्ट्स बनानी है, कितनी? 60 शर्ट्स बनानी है, और किसकी हेल्प से बनानी है? ए और बी की हेल्प से बनवानी है। तो मुझे 60 शर्ट्स बनानी है, एक दिन में ए 6 शर्ट्स बनाता है, तो एक्स नंबर ऑफ डेज में ए जो बनाएगा वो 6x शर्ट्स बनाएगा। ए 4 दिन के लिए रख दिया तो 6 × 4 24 शर्ट्स बना दी उसने। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है एक्स। अब वाई जो बी है वो वाई डेज के लिए काम करो और हर दिन 10 शर्ट्स बना रहा था, तो हर दिन 10 शर्ट्स फॉर y नंबर ऑफ डेज। तो ये नंबर ऑफ शर्ट्स बाय a प्लस नंबर ऑफ शर्ट्स बाय b। तो यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि देखो ये शर्ट्स वाला कंस्ट्रेंट था, हमें शर्ट्स का एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 6x प्लस 10y दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के ऊपर होना चाहिए था, तो इधर 60 लिख देंगे। अब तुम कर ये सकते हो कि इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 से सिंप्लीफाई होगा तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये आ गया कंस्ट्रेंट, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट। उसके बाद आप ट्राउजर्स की बात कर ले। जब हम ट्राउजर्स की बात करेंगे, ट्राउजर्स कितनी बन रही है? ए बना रहा है 4, बी भी बना रहा है 4, और दोनों 4 बना रहे पर डे, लेकिन ये एक्स नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, ये वाई नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, तो इधर आएगा 4x प्लस 4y दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 32। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तुमको मिल जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये कंस्ट्रेंट मिल गया, ये कंस्ट्रेंट मिल गया। तो कंस्ट्रेंट नंबर 1 2 3, इसको मैं 1 और 2 डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 4 लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है जिस नंबर से नंबर करना है। तो कंस्ट्रेंट बनाना था, ये एलपीपी तैयार हो गया, और साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने सबसे पहले बनाया था वो भी वहां पे साथ में लिखना है। एंड दिस इज नोन एज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का ये स्ट्रक्चर, एक टेबल बना के काम करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत लंबा क्वेश्चन, ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और खुद सॉल्यूशन का ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बुक पब्लिशर सेल्स अ हार्ड कवर एडिशन फॉर 72 रुपीज एंड अ पेपर बैक एडिशन फॉर 40 रुपीज। ये इसके सेलिंग प्राइसेस दिए आपको। In addition to a fixed weekly cost of 9600, the cost of printing hardcover and paperback editions are 56 and 28। तो आपको एक तो 72 और 40 रुपीज का वो बेच रहा है, लेकिन जो उसके बनने का कॉस्टिंग आ रही है वो 56 28 पर बुक रिस्पेक्टिवली है। तो अगर मैं हार्ड कवर की देखो बात करूं तो इसका जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर करा जाए 72 माइनस 56, तो ये 16 रुपीज पर बुक पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं पेपर बैग की बात करूं तो बेचता है 40 रुपए का, बनने में 28 रुपीज लगते हैं, इसमें उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट है, वीकली कॉस्ट 9600। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्रिएशन करता हूँ तो मुझे कैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखने को मिलता है? पहले तो जो हार्ड कवर बुक्स हैं वो अगर आप x यूनिट्स बना रहे थे सो आप 16 रुपीज पर यूनिट बनाओगे तो 16x रुपीज बन जाएंगे, और अगर आप ये y यूनिट बना रहे हो तो 12y। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 16x प्लस 12y
और माइनस का 9600 आ जाएगा। क्यों 9600 को माइनस कर रहे हैं? बिकॉज वीकली कॉस्ट तो फिक्स है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, पर बुक का कॉस्ट आप यहाँ पे देखो कम करके लिखा आपने। इसके बाद हमें क्रिएट करना है इसकी एक टेबल, तो हम लिखेंगे हार्ड कवर पेपर बैग, ऐसा लिख लिया। अब हार्ड कवर पेपर बैग में जो मशीन है, ईच एडिशन रिक्वायर्स 5 मिनट्स ऑन द प्रिंटिंग मशीन, तो बुक को प्रिंट होने में कुछ टाइम लगेगा और बुक को बाइंड होने में कुछ टाइम लगेगा, बाइंडिंग में कुछ टाइम लगता है भाई। जो हार्ड कवर है और पेपर बैग है दोनों को 5-5 मिनट प्रिंट होने में लगते हैं, और बाइंडिंग में ओवरऑल बुक को लगते हैं इसको 10 मिनट और इसको 2 मिनट। देखो 2 मिनट ऑन द बाइंडिंग मशीन पेपर बैग, और हार्ड कवर को लगते हैं 10 मिनट। और मेरे पास जो पूरी मशीन है वो 80 आवर्स पर वीक अवेलेबल है। अब 80 आवर्स का मतलब होता है 80 इंटू 60 विच इज 4800 मिनट्स। हमें मिनट्स में चीजों को कन्वर्ट करना है बिकॉज द कंस्ट्रेंट्स आर इन मिनट्स। तो इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4800 एंड ये भी लेस देन इक्वल टू 4800 आएगा। 4800 मिनट्स दोनों ही मशीन्स हार्ड बाइंडिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए 4800 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, पर आवर अवेलेबल है, मतलब पर वीक। तो आपको ये कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे आराम से। सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ये दो कंस्ट्रेंट्स हो गए। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट आता है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग में आप 5 मिनट इसको दे रहे हो, 5 मिनट दूसरे वाले को दे रहे हो, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4800। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, नीचे लाइन में लिख लेते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एज x प्लस वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 से डिवाइड हो गया दोनों साइड 960। दूसरा कंस्ट्रेंट जो है 10 मिनट इस पे हार्ड कवर की बाइंडिंग में लगे, 2 मिनट इस पे, और मैंने ऊपर ही लिख दिया था, एक बार आपके लिए यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ x यूनिट्स एंड y यूनिट्स। तो 10x प्लस 2y इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4800। यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 5x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 2400। तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन सबको मिला के बन गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस तरीके से एलपीपी का क्रिएशन करना होता है। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 10 हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स ए एंड बी। To control weeds, pesticides has to be used for crops A and B at the rate of 30 grams per hectare and 15 grams per hectare respectively। मतलब पेस्टिसाइड्स क्रॉप ए और बी के लिए इतना इतना आपको यूज करना है। फर्दर नॉट मोर देन 750 ग्राम्स ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स ए एंड बी आर पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड टू बी 8000 एंड 9500। तो यहाँ पे हम पहले टेबल एक बना लेते हैं। मान लो ए और बी दो टाइप के क्रॉप्स हैं, मेरे पास दो टाइप के क्रॉप्स हैं, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मुझे यूज करने हैं पेस्टिसाइड। ठीक, वीड कंट्रोल करने के लिए आई नीड टू यूज द पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड जो हम यूज करेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनको कितना एरिया देना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, कितना एरिया इनको आप दे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप एक्स और वाई लेके सिर्फ पेस्टिसाइड ले सकते हैं, तो ऐसे कोई सच दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि एरिया हेक्टेयर में है यहाँ पे और 10 हेक्टेयर टोटल है। तो मेरे को कह रहा हूं कि भाई क्रॉप ए को मैं एक्स हेक्टेयर दे दूं और क्रॉप बी को मैं वाई हेक्टेयर दे दूं एंड इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 10। टोटल मेरे पास तो 10 ही अवेलेबल है, और इसको मुझे 30 ग्राम पर हेक्टेयर देना है ना, 30 ग्राम पर हेक्टेयर, और यहाँ पे इसको 15 ग्राम पर हेक्टेयर देना है, जिसमें कम वो लग रहा है। लेकिन जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन इधर लिख लेते हैं, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ये 8000 रुपए जनरेट करके दे रहा है और ये 9500 रुपीज जनरेट करके दे रहा है, और मुझे इसमें मिनिमम मतलब मैक्सिमम 750 ग्राम पेस्टिसाइड यूज करना है। मतलब ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है वो टोटल 750 ग्राम्स की हो सकती है। अब हम समझते हैं पूरे कथा को। पहली बात तो ये कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने था। ए जो क्रॉप था उसको x हेक्टेयर लैंड दिया और उसमें 8000 रुपए पर हेक्टेयर प्रॉफिट था, तो 8000x प्लस 9500y आपको टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैंने ये बना दिया। उसके बाद वी नो कि जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी रहेंगे। हाँ, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद इसको पर हेक्टेयर देना है और x हेक्टेयर था मेरे पास,
तो अगर मैं 30x बोलूं और इसको 15x बोलूं, दिस नंबर हैज टू बी लेस देन 750। ये नंबर 15 से डिवाइड हो सकता है, तो 2x प्लस वाई, ये इसी नंबर को मैं दोबारा लिख रहा हूं, 2x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1। मैंने 15 से डिवाइड किया तो 15 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये हो गया एक कंस्ट्रेंट, ये दो कंस्ट्रेंट, ये एक कंस्ट्रेंट और था, वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है कि जो लैंड है वो सिर्फ आपके पास 10 हेक्टेयर ही अवेलेबल है, तो एक कंस्ट्रेंट ये भी हो जाएगा। तो आपके पास 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट्स हैं और उन 4 कंस्ट्रेंट्स पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना था। इसको मैक्सिमाइज करना है, सॉल्व कैसे करना वो आगे की बात है, लेकिन पहले एलपीपी बनाना आपको सीखना जरूरी था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एलपीपी बनाने में हेल्प कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अब कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। तो इसके दो थियरम है, फीसिबल रीजन के लिए और इनफीसिबल रीजन के लिए। तो पहले है कि आर बी द फीसिबल रीजन फॉर एलपीपी, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z एज एन ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट डिस्क्राइब्ड इनइक्वालिटी, दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट occur at a कॉर्नर पॉइंट। तो ये थियरम कहता है कि जो भी मिनिमाइजेशन करना है या मैक्सिमाइजेशन करना है, जो भी फीसिबल रीजन बनेगा, कहने का मतलब मान लीजिए आपने ये ग्राफ बनाया, ऐसा बन गया और कुछ ऐसा बन गया, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये पहला थ्योरम कह रहा है। दूसरा थ्योरम कहता है लेट आर बी द फीसिबल रीजन एंड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ आर इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बोथ अ मैक्सिमम and the minimum value in R and each of these occurs at the corner point। और ये बोल रहा है कि अगर ये बाउंडेड है, मतलब अगर मैं इस रीजन की खाली बात करूं, सिर्फ इस रीजन की, ये बाउंडेड रीजन है और अगर ये बाउंडेड है, सारी तरफ इसकी बाउंड्रीज है, तो इसमें मिनिमम वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेगी और इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर R आपका अनबाउंडेड है तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसकी मे और मे नॉट मिनिमम वैल्यू हो, मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे फॉर अनबाउंडेड। बाउंडेड का डेफिनेट वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम तुमको मिलेगा और मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा फॉर बाउंडेड रीजंस। और वो पॉइंट्स जो है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और इधर उधर बीच में कहीं नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, इट ऑलवेज अकर्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द फीसिबल रीजन। लॉजिक क्लियर? और यहां पे भी अगर अनबाउंडेड रीजन है तो जरूरी नहीं है कि उसका मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर करता है तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही करेगा। ये बात पूरी ग्राफिकल मेथड की बनती है और यही चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अभी आगे कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है, करना आपको ये होता है कि आपने पूरा जो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा था, अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज एक बार खुद से पढ़ना है, इधर आई बटन पे क्लिक करके जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली भी समझ में आएगा। कन्वर्ट द गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट्स इनटू इनइक्वालिटीज देन ड्रॉ द ग्राफ व्हिच इज स्ट्रेट लाइंस। हमें ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइंस बनानी है जैसे हमने सीखा था। उसके बाद फाइंड द फीसिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। फीसिबल रीजन वो होता है जहां पे सारे लाइंस, सारी इनइक्वालिटीज ट्रू हो, वो होता है फीसिबल रीजन। इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन at each corner point and let m and small m be the largest smallest value। आपको बस ये कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेंगी, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे x और y रख के वैल्यू निकाल सकते हो। a और b आपको कांस्टेंट्स होंगे, हमेशा गिवन होंगे। अब इफ फीसिबल रीजन इज बाउंडेड तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन अगर ये अनबाउंडेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ इट्स द ओपन हाफ प्लेन, मतलब कि दो प्लेन्स होते हैं, एक ओपन हाफ एक क्लोज हाफ, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फीसिबल रीजन अदरवाइज दैट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा ग्राफ बना, ऐसा बन रहा है, और आपका जो फीसिबल रीजन है, मतलब ये है फीसिबल रीजन, ये है अनबाउंडेड, इन्फिनाइट है, इस तरफ है, ठीक है, आपने ये बना दिया। और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्नर पॉइंट पे ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जैसे वो मैंने पॉइंट अभी बनाया। होता क्या है, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, और उस पर आपको एक ग्राफ, एक लाइन बनानी है, अगर वो लाइन सिर्फ इस ही पॉइंट को टच करते हुए गई, एक ही पॉइंट को टच किया, एक ही पॉइंट को कट किया, देन उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर ये लाइन कुछ ऐसे भी चली जाती,
या कुछ समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली उस पॉइंट से तो पास होगी, लेकिन अगर ऐसे जा रही है तो देखो बहुत सारी जगह पे फीसिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बस ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हुआ कि लाइन फीसिबल रीजन को इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी लाइन है ये z वाली लाइन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन। अगर ये फीसिबल रीजन को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करा इसने, तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों पॉइंट्स के अंदर यही बोला गया है। If two corner points of the feasible region are both optimal solution of the same type, that is both give the same maximum, then every point on the line segment joining these points give the same optimal solution। अगर हमें कोई भी दो वैल्यू मिल गई जिनको हम सेम वैल्यू बोल सकते हैं, देखो मैक्सिमम एक ही वर्ड होता है, एक ही वैल्यू हो सकती है, मिनिमम भी एक ही वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो कि दो सेम मैक्सिमम मिनिमम आ गई, तो जो लाइन उनको ज्वाइन करेगी उस पे सारे पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बस ये लास्ट पॉइंट वही बता रहा है। अब हम आएंगे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना कैसे है उस पे। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसके बाद करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। 60 x इज लेस देन इक्वल टू y एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो पहली दफा आपको देख के बहुत ज्यादा डर लगेगा, इतने सारे वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करें, लेकिन जुगाड़ बताता हूँ बहुत बढ़िया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये था कि इन सारी इक्वेशन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। तो एक इक्वालिटी हो गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फिर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, देन x इज इक्वल टू y। तो ये तीन इक्वालिटीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब इन इनइक्वालिटीज का करना क्या है, हमने ऑलरेडी सीखा था कि कोई भी ग्राफ बनाना है अगर, तो एक बार x को 0 रखो y मिलेगा, और y को 0 रखो x मिलेगा। बेसिकली x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो लाइन कहाँ पे कट कर रही है हमको ये निकालना होता है। सो देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ग्राफ बना दूं, स्ट्रेट लाइन बन जा, हाँ ये ग्राफ बन गया, और मुझे जनरली सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। मैं थोड़ा नीचे से भी ये बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। अब पहले मैं पॉइंट्स लिखने से पहले इनको सॉल्व करना चाहूंगा। जैसे अगर मैंने देखो x को 0 रखा तो मुझे डेफिनेटली y 10 मिल जाएगा, तो 0,10 एक पॉइंट है। मैंने अगर y को 0 रखा मुझे x 10 मिल जाएगा, तो 10,0 भी एक पॉइंट है, तो 0,10 एंड 10,0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इतना तो मिनिमम पॉइंट्स मिलने ही मिलने हैं। आगे भी पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो अगर मैंने x को इस बार 0 रखा तो y मुझे 60 मिल जाए, y मुझे 20 मिल जाएगा, ठीक है। इससे x 0 रख के y 20, और अगर मैंने y को 0 रखा तो x मिल जाएगा 60। तो ये कुछ पॉइंट्स मिल गए, मतलब 60,0 एंड 0,20, और x इक्वल्स टू y। तो ये वाली जो लाइन होती है x इक्वल्स टू y वाली, इसको मैं जरा ओके ये जो लाइंस हैं, लाइंस में इस तरीके से बना लेता हूँ। जो x इक्वल्स टू y वाली लाइन होती है बच्चों, वो कैसे जाती है, वो ओरिजिन से इस तरीके से पास होके जाती है। ये लाइन हमने बना लिया, x इज इक्वल टू y वाली, दिस इज द लाइन फॉर x इक्वल्स टू y। ये वाली लाइन हमने क्रिएट करी। अब इस लाइन को क्रिएशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए सबसे पहले इसी को किया। अब इसके बाद पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट्स कैसे बनेंगे उसको समझते हैं। 0,10 कहाँ पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा, और 10,0 यहाँ पे। लेकिन आगे जो पॉइंट है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, 0,20 और 60,0, मतलब 60 तक तो पॉइंट्स को ले जाना है। तो मेरे लिए बेटर अप्रोच ये रहेगी कि मैं 5-5 के गैप पे बनाऊं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, एंड थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया 60, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ग्राफ पेपर पे बस लिख लेना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी 5, उतने ही डिस्टेंस पे 10, उतने ही डिस्टेंस पे 15, 20, 25, 30। अब इससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट भी नहीं है। तो 0,10 मार्क करते हैं। ये है आपका 0,10, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10,0, 10,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स बन रहे थे, तो हमने बना लिया। तो अब क्या करना है, अब इनको ज्वाइन करना है एक लाइन से। इनको, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए चले जाओ। और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, आप स्केल का यूज करना, मेरे पास अभी यहाँ स्केल नहीं है, तो आप एक सीधी लाइन बस आपको इस तरीके से बना लेनी थी। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये बन जाएगा पहला वाला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ग्रीन कलर की लाइन ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 1 को बना रहा है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 को बता रहा है।
अगली लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू लेस देन 60, और लेस देन 60 के लिए आपको कहां पे वैल्यूज मिलेंगी, आपको वैल्यूज मिलेंगी 0,20। अब 0,20 यहां पे लाई करेगा, दिस इज 0,20। अब 0,20 के बाद 60,0 यानी कि ये वाला पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लाइंस बहुत सही से बनानी है। तो यहां से निकलते हुए इसको क्रॉस करते हुए कहीं जाए, समथिंग लाइक दिस। तो ये बन गई आपकी लाइन 0,60। ठीक है, तो हमें इतने पॉइंट्स देखो देखने को मिल ही रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रही होंगी बातें और कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे आराम से बन रहा है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको डार्क करके वह पर्पल कलर दे देते हैं। तो जो पर्पल वाली लाइन है ये दूसरी वाली लाइन होगी पर्पल वाली। दिस लाइन इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, ये मिलके बता रहा है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यही एलपीपी का सॉल्यूशन है। आपने एक बार ग्राफ बना लिया तो बस आपका सिंपल सा काम रह जाएगा कि आपको सॉल्व करना रहेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस लाइन को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि डिस्टिंग्विश दिखे। ओके, नाउ सी, हमसे बोला था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके ऊपर वाला हिस्सा हम ले लेंगे। ग्रेटर देन का मतलब ऊपर वाला होता है, अगर इस तरीके से लाइन जा रही है तो इसके ऊपर का पूरा हिस्सा आपका हाईलाइटेड रहेगा, पूरा का पूरा ग्रीन लाइन के ऊपर। और ये वाली लाइन कह रही है कि 60 के नीचे, मतलब ये पर्पल लाइन के नीचे आएगा और x ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें दिख रहा है, और एक लाइन और x लेस देन इक्वल टू y, ऐसे पॉइंट जहां पे x y से छोटा हो, मतलब ग्रीन के ऊपर पर्पल के नीचे और x छोटा हो y से। अब ऐसा कहां पे होगा कि x छोटा होगा y से? मान लीजिए इस लाइन को देखो, ये x इक्वल्स टू y वाली लाइन थी, इसके इधर साइड एक कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो मैंने यही पॉइंट ले लिया, लेट्स से ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे 10,0। क्या यहां x y से छोटा है? नहीं, यानी कि इस लाइन के ऊपर की बात हो रही थी। तो आपको बस ये इनइक्वालिटी देख के जज करना है जो पॉइंट्स हैं कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आपका जो फीसिबल रीजन आ जाएगा, एक सेकेंड, यस, दिस विल बी योर फीसिबल रीजन। ये जो अंदर हाईलाइट में कर रहा हूं, दिस विल बी योर फीसिबल रीजन। ये हाईलाइटेड पोर्शन विल बी योर फीसिबल रीजन। आई होप हाईलाइटेड दिख रहा होगा। अंदर का पोर्शन विल बी योर फीसिबल रीजन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। तो इनके जो ये पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आएंगे ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। और ये पॉइंट साफ साफ आपको ग्राफ से विजिबल होंगे। अगर आप ग्राफ सही से बनाते हो तो ये ग्राफ बड़े आराम से आपको विजिबल होंगे। जैसे कि अगर मैंने थोड़ा सा, ऑब्वियसली थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन ये 15-15 पॉइंट है। मतलब ये वाला पॉइंट 15,15 होगा, ये वाला पॉइंट तो आपको साफ दिख रहा है 0,20 है, ये वाला पॉइंट है 0,10, ये वाला पॉइंट है 5,5। तो हमारे पास कॉर्नर में जो फीसिबल रीजन था उसके कॉर्नर में 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद देखो बहुत सिंपल सा काम करना है। इसको मैं हटा देता हूं, इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं थी, बस लाइन बनाने की जरूरत थी। ये करने के बाद यू नीड टू मेक समथिंग। जैसे आप लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स, एक टेबल बनाते हैं जिन पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स एंड इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज z। तो हम यहाँ पे z ही लिख देते हैं। वैल्यू क्या लिखना? z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। कॉर्नर पॉइंट्स के बेसिस पे आप z की वैल्यू निकाल लो। तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स? इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लिख के वैल्यू बतानी है। सो पहला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 0,20, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,10, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 5,5 एंड चौथा है 15,15। ये सब कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब अगर इसमें वैल्यू रखोगे 29 सा 180 आ जाएगा एंड 90 हो जाएगा। ये 5 रखा, 5,12 60 आ जाएगा। 5 and 5 रखा तो 60 मिल जाएगा आपको। 15 and 15 रखा तो 15,15 12 180 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 15 रखने पे आपको 180 मिल रहा है। तो दोनों से ही, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी 180 मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ये है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स एंड ये भी मैक्स। सो हमें मिनिमम और मैक्सिमाइज बताना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताना था। मिनिमम 60 होगा और मैक्सिमम 180। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया? बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको
एक तरीके से होमवर्क देता हूँ, ये बहुत ही सिमिलर है, कुछ अलग है ही नहीं, जो समझाया बस वही यहाँ पे किया। अभी हम और भी आगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो हमें प्रॉब्लम्स दी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप की प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और ईच टाइप की प्रॉब्लम को आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ग्राफ करके भी एक आइडिया करके ग्राफ आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से उसका ग्राफ भी आपको लिखना है, लेकिन अभी समझो सिर्फ प्रॉब्लम को। A company produces 2 types of good A and B, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप A B ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी उन रिस्ट्रिक्शंस को हम ऐसे लिखेंगे। दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब कुछ गोल्ड इसमें रिक्वायर्ड होता है और कुछ सिल्वर रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट। इतना इन्होंने हमको बता दिया कि गोल्ड और सिल्वर रिक्वायर्ड है, ओके। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसको 3 ग्राम सिल्वर चाहिए और 1 ग्राम गोल्ड चाहिए। While that of B requires 1 gram of silver and 2 grams of gold. The company can use at most 9 gram of silver. मतलब ये मैक्सिमम जो सिल्वर यूज हो सकता है वो 9 ग्राम यूज हो सकता है, और जो मैक्सिमम गोल्ड यूज हो सकता है वो 8 ग्राम हो सकता है। इफ ईच यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग्स अ प्रॉफिट ऑफ 40, यहीं पे मैं प्रॉफिट भी लिख देता हूं कि इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसको 40 रुपए प्रॉफिट मिलता है, इसमें 50 रुपए प्रॉफिट मिलता है, गोल्ड ज्यादा है ना इसलिए प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे 40 रुपए प्रॉफिट, इधर 50 रुपए प्रॉफिट। हमसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप दैट द कंपनी शुड प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फॉर्मुलेट इट ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली करना है ये एक्स एंड वाई। तो कुछ भी फॉर्मुलेट या कुछ भी बनाने से पहले आपको सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स पता होने चाहिए। तो ए के एक्स यूनिट्स बन रहे हैं, बी के वाई यूनिट्स बन रहे हैं। तो गोल्ड कितने ग्राम यूज हुआ, एक्स यूनिट्स में 1 ग्राम यूज हुआ, मतलब आपने एक्स ग्राम्स को गोल्ड का यूज किया, और यहां पे बी बनाने में 2y ग्राम्स का यूज किया, एंड दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 8। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सिल्वर को बनाने में सिल्वर ए में 3 यूनिट्स 3 ग्राम लग रहा है, तो x यूनिट्स बना रहे हो 3x हो जाएगा, इधर से y मिल जाएगा, एंड हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और हमें मालूम है इस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को समझते हैं। प्रॉफिट मींस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जरा ऊपर लिख लेता हूं, z इज इक्वल्स टू, पहले पे 40 रुपीज एक्स यूनिट्स हम बना रहे हैं, दूसरे पे 50 रुपीज वाई यूनिट्स हम बना रहे हैं, तो 40x प्लस 50y, ये कंस्ट्रेंट्स बन गए। लेकिन 2 कंस्ट्रेंट्स अभी मिसिंग है। कौन से मिसिंग है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है और y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। क्यों? बिकॉज दे आर द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ये तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब इसी तरीके से इसमें हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्सेस बनाने हैं, ये आपके एक्सेस बन जाएंगे। बड़े आराम से ग्राफ बनता है अगर उल्टा सीधा ना बना है तो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का। अब ठीक है, तो ये सीधी लाइन बन गई। अब आपको करना क्या, हर एक लाइन को प्लॉट करना है। ये दोनों मिलके बताएंगे कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ रहोगे, और बाकी के लिए आपको बनाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर दूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ओके ग्रेट। अब इसमें पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स है नहीं। देखो इस लाइन को देखो, मैंने सिखाया अभी पिछले, एक बार x को 0 रखो y मिल जाएगा, तो x को 0 रखेंगे y 4 मिलेगा, तो 0,4। यहां पे मैं पॉइंट्स बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बड़े ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पे भी उतना ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतना बना लिया, काफी है। x को 0 रखा तो y मिलेगा 4, तो 0,4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। y को 0 रखा तो x मिलेगा 8, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दो, एक सिंगल लाइन से। तो ये सिंगल लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे निकलेगी। तो आपने ये लाइन बना ली, ये लाइन बता रही है पहली इक्वेशन को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा वाइड कर देते हैं और ब्लैक कलर से कर देते हैं। फिर आता है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। x को 0 रखोगे तो y सीधा 9 आ जाएगा, तो y 9 4 5 6 7 8 9, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अगर आपने y को 0 रखा तो x 3 आएगा, तो 3 मतलब यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो बढ़िया तरीके से ज्वाइन हो जाएगी। थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर देते हैं। यहां मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट दैट इज फाइन। मैं आपको उसका बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगा। जुगाड़ क्या है देखते रहो बस। x प्लस 2y यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है, देंगे तो 6 5x। ओके,
तो यहाँ पे जुगाड़ ही रहेगा, हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो अप्रोक्सीमेटली देखो इधर 4 है, इधर 2 है, मुझे दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड 2,3। परफेक्ट, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट 2,3 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो शेडेड पोर्शन होने वाला है, दिस विल बी द शेडेड पोर्शन, ये होगा आपका शेडेड पोर्शन अंदर वाला, क्योंकि ये सब में लेस देन था। लेस देन के अंदर क्या होता है, अंदर वाले रीजन लेते हैं, और ग्रेटर देन सिर्फ जो एक्स और वाई में था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता है। तो दिस विल बी द शेडेड पोर्शन। इससे आपको ये कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला विच इज 3,0, ये वाला विच इज 0,4। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ कॉर्नर, दिस 0,0 में भी आपको मिलेगा। तो इतना तो मिल गया, अब हमको बताना है कौन सा मिलेगा, मतलब कहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। सो कॉर्नर पॉइंट और z इज इक्वल्स टू 40x प्लस 50y, ये मत भूलना भाई। तो इसको बना लेते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट में आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, चारों पॉइंट्स लिख डालो भाई। तो सबसे पहला पॉइंट था 0,0, फिर पॉइंट था 0,4, फिर 3,0 एंड 2,3। एंड ऑब्वियस सी बात होती है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसका, वहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे मिलेगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। 0 किया तो 0 प्रॉफिट आया, 0,4 200 रुपए प्रॉफिट आया, 3,0 120 रुपए प्रॉफिट आया। मतलब एक्स और वाई में से वैल्यूज रखनी और कुछ भी नहीं करना। 2 and 3 80 एंड 150 230 रुपीज। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां मिल रहा है। सो द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम जब 2,3 ए के 2 यूनिट और वाई के बी के 3 यूनिट्स बनेंगे, तब आपको मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी परफेक्टली हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट आंसर 6 नंबर वाइज के मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, है ना सर। अब रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, देन सी द सॉल्यूशन। अब बोला गया कारपेंटर हैज 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कारपेंटर है ए और बी बना रहा है इतना जरूर मालूम है। ए और बी में ये 3 सामान का यूज करता है, टीक का यूज करता है, प्लाई का यूज करता है और रोज का यूज करता है। टीक, प्लाई एंड रोज। अब जो टीक है, देखो प्रोडक्ट ए बनाने में कितने रनिंग फीट लगते हैं वो समझना है हमें। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 211 ऑफ रनिंग फीट ऑफ ईच। तो जो ऊपर दिया है टीक, प्लाई एंड रोजवुड, इसके 2 यूनिट लगते हैं एक प्रोडक्ट ए बनाने में। प्लाईवुड का 1 यूनिट लगता है और रोजवुड का भी 1 यूनिट लगता है, या 1 फीट लगता है। और प्रोडक्ट बी बनाने में ये 1, 2 एंड 1 लगते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि इसका मेरे को x यूनिट्स बनाना है और इसका मुझे y यूनिट बनाना है, तो मैं आराम से इनका एक एलपीपी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आगे की बात यह है कि मेरे पास जो टीक वुड है वो 90 है, तो मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस इज 90। तो जो भी निकलेगा दैट इज लेस देन इक्वल टू 90। यहाँ पे जो भी निकलेगा लेस देन इक्वल टू 80, यहाँ पे जो भी निकलेगा लेस देन इक्वल टू 50 आना चाहिए। तो मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे करना है समझते हैं बात को। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। z में क्या करना है, हमें a को बेचने में 48 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है एंड बी को बेचने में 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर प्रॉफिट की बात क्या, सेलिंग प्राइस इतना है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय कारपेंटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू मैक्सिमाइज करोगे, एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइज करोगे प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाता है। फॉर्मुलेट द अबव एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इंडिकेटिंग क्लियरली द फीसिबल रीजंस इन द ग्राफ। तो हमें पता है कि 48 रुपीज का ए वाला मिलेगा, यानी 48x x यूनिट्स बेचने पे, और 40 रुपीज पे बी वाला बिकेगा, और मैंने y यूनिट्स बनाए तो 48x प्लस 40y। कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम का क्रिएशन करना था। ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद हमें फिर इसको देखना है, भाई अगर मेरे पास टीक है तो उसमें x यूनिट्स बन रहे तो 2x बना। एक यूनिट बनाने में a में जो है वो टीक 2 फीट यूज होता है, मैंने x यूनिट्स बनाए तो मुझे 2x यूज करना पड़ा। मानो मैंने 5 प्रोडक्ट बनाए तो मैं 10 फीट का यूज करूंगा ना, कैसे आया 2 into 5। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई देखो 2x प्लस y, क्योंकि 1 into y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 90। दूसरी में x प्लस 2y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 80, एंड लास्ट में x प्लस y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, यहां पे आ गया 50।
तो ये मुझे मिल जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही तो है एक तरीके से, ये इससे पहले भी क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो इन तीनों को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ भी मैं यही बना लेता हूं, इसको देखो थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं ऊपर ऊपर करके, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 मिल जाएगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80 मिल जाएगा, एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और दो इक्वेशंस और, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। टोटल 5 इक्वेशंस आपके पास हैं। ये बन गया एलपीपी। एलपीपी मतलब प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया। अब क्वेश्चन इसका सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। सोल्यूशन क्रिएट करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लेट्स यूज अनदर पेज, ताकि साफ सुथरा बढ़िया सा बन जाए। बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। x एंड y एक्सिस बनाने थे बस, ये बन जाएंगे एक्सिस, क्योंकि मुझे नंबर्स की अच्छी खासी जरूरत है, ठीक है। ये हमने x y एक्सिस बना लिया। उसके बाद वी नीड टू प्लॉट इट। अब प्लॉट करने के लिए समझो, सबसे पहले है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो आप लिखोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 90। अगर मैंने x को 0 रखा मुझे y 90 मिल जाएगा, और मैंने अगर y को 0 रखा मुझे x 45 मिलेगा। मुझे 45 और 90 का यूज करना है। तो मैं उसी तरीके से गैप भी बनाऊंगा, 5, 10, 15, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। बड़ा ग्राफ बनना था, इसीलिए हमने नेक्स्ट पेज लिया। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको ग्राफ कॉपी पे करना है, तो टेंशन मत लो, तुमको प्रॉपर गैप्स मिलेंगे, तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। मेरा काम है समझाना, तुम समझ जाओ उतना ही बहुत है। 55, 60, 65, 70, बस इतना बना लेते हैं, आगे जरूरत होगी तो देखा जाएगा। तो हमें पता है एक 0,90 बहुत जरूरत है भाई, बिल्कुल है। 75, 80, इसको थोड़ा सा और मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ओके, I have to extend this line. यहाँ से आ जाएगा 85 एंड 90। तो ये मैंने पॉइंट्स बना लिए बहुत सारे। हमें चाहिए 0,90, मतलब वी नीड दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपन को चाहिए, और 0,45,0 मतलब कि ये वाला पॉइंट भी चाहिए। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो। लेट्स यूज अनदर कलर, रेड कलर यूज कर लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन चाहिए थी अपने को। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको हम सही कर लेते हैं अभी, सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, समझते चलो बस। परफेक्ट, थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे। यस, तो दिस इज द लाइन विच विल बी गेटिंग। इससे इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फ्रेम बड़ा। ओके राइट, ये बन गया पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 80, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 पे बनाओगे। x को 0 रखोगे तो y 40, लेकिन अगर y को 0 रखोगे तो x 80 मिल जाएगा। मतलब यू आर गोइंग टू नीड दिस पॉइंट 80,0 एंड 0,40, ये वाला पॉइंट। तो 80,0, 0,40 लाइन बना लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, वाह परफेक्ट बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इधर मिट गया 15, 20, 25, ठीक है। तो ये एक लाइन आपकी यहाँ पे बन गई। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कि कैसे, अगर आपका एलपीपी भी गलत बन रहा है, या मेरे लिए जुगाड़ अच्छा है, तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम्हारा परफेक्ट बनेगा। अगर एलपीपी बन रहा है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से समझो। ये लाइन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, और इसके पहले वाली लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 मिल जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा कि जो 3x है दैट इज इक्वल्स टू 100, और x इज इक्वल्स टू 33.33, जो अप्रोक्सीमेटली दिखेगा भी आपको। सही मल्टीप्लाई किया ना, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, हाँ सही है।
तो आपको पॉइंट्स इस तरीके से ही मिलने हैं। आगे देखते हैं क्या कॉर्नर पॉइंट्स आएगा कि उसको लेना भी या नहीं लेना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अब ये लाइन बनाना बहुत आसान है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, क्योंकि इसमें एक पॉइंट 50 वाला इधर से मिलेगा और 50 वाला पॉइंट आपको इधर जस्ट इसके बगल से मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी ऐसे ज्वाइन कर लेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से। ओके, दिस इज गुड। ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो जैसे इस पॉइंट को ज्वाइन किया, हमें 3 लाइंस का इंटरसेक्शन मिल गया। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो हमने 3 LPP क्रिएट कर लिए। अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो हमने एकदम परफेक्टली बनाओ। सब में लेस देन था। लेस देन मतलब लाइन के नीचे वाले हिस्से। तो लाइन के जो नीचे वाले हिस्से हैं, सबका नीचे वाला, यानी कि यू आर गोइंग टू नीड दिस पोर्शन। ये पोर्शन मेरा बाउंडेड रीजन है, या फिर कह सकते हो मेरा ये फीसिबल रीजन है। So this is the feasible region। तो हम जो उधर इंटरसेक्शन निकाल लेते वो निकालने की जरूरत भी नहीं थी। एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट। और ये कॉर्नर पॉइंट आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये 40,15 समथिंग मिल जाएगा। और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन भी है। ये वाली जो लाइन थी, पहली वाली जो रेड लाइन थी मेरी, 2x प्लस वाई 90, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू 40 आ गई, वो दिख रहा है, और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो वो सामने से तुम्हें दिख रहा है, देख रहे हो। तो इस तरीके से तुमको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऊपर नीचे 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं। और आपको ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। हर कॉर्नर पॉइंट आप यहीं से इन्फर कर सकते हो। तो आगे पीछे कुछ हो सकता है, बट टेंशन नहीं लेनी। ये लाइन हमने बनाई और ये वाली लाइन बनी थी। ये वाली थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। यहां से y की वैल्यू 30 आ रही है। तो देखो 30 y की वैल्यू, ये वाला पॉइंट मैं देख रहा हूँ, 30 y की वैल्यू है और x की वैल्यू 20 है। तो 20 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट यू गेट द पॉइंट। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, हमें कॉर्नर पॉइंट से मतलब था। ये कॉर्नर पॉइंट था 40,10। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट था वो था 20,30। ये आप ग्राफ में करोगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हारा नहीं होगा। तो हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया है आपको 48x प्लस 40y, 48x प्लस 40y। यहां से कॉर्नर पॉइंट्स रखने हैं 0,0, क्योंकि ये भी लाई करता है, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखो 0,40, 0,40 इज 1600। फिर हमने इधर वैल्यू रखी x और y की। फिर आएगा 20 एंड 30, 20,30, 20 रखेंगे तो 960, 30 रखेंगे 1200। 960 एंड 1200 इज 2160। यहां पे 40 एंड 10 रखेंगे, 40,10, 48, 96, 192, 1920 एंड प्लस 400, 2320, 2320। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। यहां पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा जब आप 40 प्रोडक्ट ए बनाओगे और 20 प्रोडक्ट बी बनाओगे, मतलब 10 प्रोडक्ट बी बनाओगे। तो यहां पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। 40 और 10 होगा ना, हाँ 40 और 10, ठीक है, 40 और 10। और सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर है, हम कुछ भी हम लोग इसमें पार नहीं करते हैं। जो दिया है बस उसी का यूज करते हुए हमने इसको क्रिएट किया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। 6 नंबर लेके आते हैं भाई। इसके बाद आता है आपका डाइट वाली प्रॉब्लम। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स फॉर द मिक्सचर contains at least 8 units of vitamin A, 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 units kg और ओके। तो हमें पर केजी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। फूड 1, इन्होंने फूड 1 करके दिया तो हम भी वैसे ही लिखेंगे फूड 1 एंड फूड 2। इसमें विटामिन ए की मात्रा, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन सी की ही बात कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि विटामिन ए जो होता है फूड 1 में, हमें ओवरऑल मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, मतलब मुझे कम से कम 8 चाहिए, 8 से ज्यादा हो तब भी चलेगा, एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो जो भी मिक्सचर बनेगा कम से कम ए का जो हो वो 8 यूनिट हो, सी का 10 यूनिट्स हो। फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। अगर मैं x केजी बनाऊंगा, इसको x केजी, x यूनिट्स नहीं होगा, x केजी हो जाएगा, और यहाँ पे y केजी फूड बी बना। तो अगर मैं x केजी बनाऊं 2 यूनिट्स पर केजी यूज होगा विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी।
फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, इतना मुझे पता है। और कॉस्ट जो आती है इसको परचेज करने की, कॉस्ट हमें पता है कि भाई फूड 1 को परचेज करने की 50 रुपए कॉस्ट है और फूड 2 को 70 रुपए कॉस्ट है। हमें इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और मिक्सचर का कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो 50x प्लस 70y होने वाला है, क्योंकि आप x kg बना रहे हो और 50 रुपीज पर kg कॉस्ट करता है, तो 50x। आप एक इसका y kg बना रहे हो और 70 रुपीज पर kg, तो 70y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर। इसके बाद इसमें बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई। देखो इधर आएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी द ग्राफ। इसको मैं यही लिख देता हूं ताकि इसी पे ग्राफ भी बना पाऊं आपके लिए। तो इसको लिख लेते चलो। सो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो यहां से आया कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा जो कंस्ट्रेंट आया वो आया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, इक्वेशन 3 and 4 respectively। Also the objective function ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, 50x प्लस 70y। इसको कैसे लिखा था मैंने अभी आपको समझाया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हुए बस ध्यान ये देना है आपको कि सही से पॉइंट्स को प्लॉट करो और कुछ भी नहीं। पॉइंट्स अगर आपने सही प्लॉट किए हैं तो बिना दिक्कत के आपका ग्राफ मस्त एकदम बढ़िया बन जाएगा। देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो हमें ऑब्वियसली छोटे पॉइंट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अगर मैंने x को 0 रखा y 8 मिलेगा, तो 0,8 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और y को 0 रखा तो x 2 4 मिलेगा, तो ये पॉइंट इधर से आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुका हूं, तो नहीं समझ में एक बार न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाला देख लेना बेटा चैप्टर, आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब वो रामबाण की तरह काम करेगा। इसको थोड़ा सा सीधा बस कर ले, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस को इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं। तो ये फूड 1 है, दिस इज फूड 1, और मुझे इसके बाहर का चाहिए, मतलब कि मुझे ये रीजन चाहिए आगे वाला, क्योंकि ग्रेटर देन बोला है इन्होंने, ग्रेटर देन 8 बोला है, तो ये लाइन के आगे वाला मुझे रीजन चाहिए होगा, वो शेडेड होगा। तो अभी तक हम अंदर का कर रहे थे, बाहर का रीजन शेडेड होगा। ऐसे यहाँ पे भी x 10 आएगा, अगर y को 0 रखें तो x 10 होगा, मतलब कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम x को 0 रखते हैं तो y 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, हल्का सा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। ये हमें मिल गए 2 फूड्स। अब देखो यहाँ पे जो बाउंड रीजन है हमारा, जो शेडेड पोर्शन है, वो शेडेड पोर्शन हमको इस तरफ मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं शेडेड पोर्शन का। ओके, लेट्स यूज दिस वन। जो हमें शेडेड पोर्शन मिलने वाला है वो इस तरफ मिलना है। दिस इज द शेडेड पोर्शन, पूरा इसके ऊपर वाला ग्रीन लाइन एंड ये ब्लैक लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस इज द रीजन, और इसी को आप बोलते हो अनबाउंडेड रीजन। दिस इज व्हाट अनबाउंडेड रीजन इज। अब इस अनबाउंडेड रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, ओनली दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। अब इकलौता यही वाला पॉइंट है, 2,4 है ना, 1 2 3 4, यस, ये वाला पॉइंट है 2,4, वो पॉइंट है 10,0, और ये वाला पॉइंट है आपका 6 7 8, 0,8। तो ये पॉइंट्स आपको मिलने हैं, दीज आर योर कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में हम वैल्यू रख के एक बार निकाल लेते हैं। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स में वैल्यू रख के निकालते हैं, एक अलग पेज यूज कर लेते हैं। सो वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स। यार रुको, उस ग्राफ को कॉपी करता हूं, वेट। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कॉपी दिस ग्राफ, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। इसके बाद मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको खाली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ग्राफ आपको खुद ही बनाना है। तो यहाँ पे लेट्स क्लियर दिस सॉल्व। इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी, इसकी भी मुझे कुछ खास जरूरत नहीं है। ग्राफ आपके सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे कॉर्नर पॉइंट्स लिखने थे और मुझे z लिखना था, विच इज 50x प्लस 70y। मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मेरी कहाँ पर है, 0,8 पर कॉस्ट है, फिर मेरा कॉस्ट 2,4 पर भी है, फिर मेरा कॉस्ट जो है 10,0 पर भी है। तो इफ आई पुट लेट्स से
0,8, इफ आई पुट 0,8 मुझे मिल जाएगा 560 रुपीज का खर्चा। 10,0 रखूंगा तो 500 रुपए का खर्चा आएगा। अब 2,4 रखने पे क्या होगा, 7 4 28 प्लस 100 तो 380 रुपीज में मेरा काम हो जा रहा है। सो 380 रुपए, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। बट वेट, दिस इज नॉट योर आंसर, बिकॉज अनबाउंडेड रीजन के केस में तुमको क्या करना है, लॉजिक समझते। अनबाउंडेड रीजन के केस में तुमको 50x प्लस 70y इसको 380 के बराबर पहले रख लेना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई है उसको ओरिजिनल नंबर, जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्लेस करो। इसके बाद आप 10 से डिवाइड करोगे, तुम्हें मिलेगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 38। अब अगर आप यहाँ पे वही लॉजिक का यूज करो कि एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी विच इज 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट लेट्स कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। अगर मैंने ऐसा रखा x को 0 तो y आ जाएगा 38/7, 5.6 नहीं आएगा, 5.42 समथिंग आएगा, 5.42। और अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.6, इसकी 7.6 आएगी। तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करो, 0, 5.42, 5.42 कहीं 5 के ऊपर ही होगा, यानी यहां पे कहीं, दिस इज द पॉइंट ऑफ 5.42 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 7.6, मतलब 7.6, 0। अब 7.6 कहां पे आएगा, दिस इज 4 5 6 7.6 समवेयर हियर। अब इन दोनों लाइंस को आपको ज्वाइन करना था। जैसे आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे, देखो द मोमेंट यू ज्वाइन दीज टू, मतलब पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा और मुझे उससे पास करना था। देखो थोड़ा सा दिक्कत यहां पे आपको मिलेगा, व्हाट शुड हैपन इज 5 6 7, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ओके, अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा। अगर ये लाइन जो आप नहीं बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन बना रहे हो, ये उस रीजन में चली गई, अगर ये उस रीजन में चली गई तो आपका आंसर गलत है, मतलब आंसर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसमें ग्राफ देखो थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा है, बट आंसर सही है। आपका जो लाइन है, ये वाली जो हमने नई लाइन बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में लाइन बनी हुई है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये वाली जो लाइन ब्लैक वाली बनी है, ये लाइन शुड बी विद इन द रीजन। अगर उस रीजन को कहीं से भी टच किया तो आपका एग्जिस्ट नहीं करता मिनिमम वैल्यू, लेकिन इस केस में एग्जिस्ट करेगा, बस थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एट 2,4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो एकदम सही चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ ग्राफ का देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, यहां पे आपको बनाना होता है ऑयल कंपनी के बारे में, जहां पे हम लोग मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट को। कभी भी अगर आप एमबीए करने जाओगे जिंदगी में, गलती से चले गए, कैट का भूत सवार हुआ कि भाई मेरे को तो आईएम अहमदाबाद जाना ही जाना है, या कोई भी आईएम में जाके एमबीए करना है, तो ये वाले क्वेश्चंस कंफर्म मिलेंगे, 100% मिलेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहां मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, जहां पे आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है हर एक कंडीशन में। सो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ऑयल कंपनी हैज 2 डिपो ए एंड बी विद कैपेसिटीज ऑफ 7,000 liter and 4,000 liters respectively. The company has to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter and 3,500 liter respectively. The distance in kilometer between the depots is given below. तो सवाल ये है बच्चों कि आपके पास अगर 2 डिपो हैं, मतलब कि एक डिपो A है, एक डिपो B है, ये दोनों डिपो ऑयल सप्लाई करते हैं डी, ई और एफ को। एक डिपो डी था, इसको ऐसे गोले बना लेते हैं, डी, ये ई और ये एफ। रिमेंबर, हर एक ये पेट्रोल पंप है, डी, ई, एफ आर द पेट्रोल पंप्स। जितने भी आपके दोनों डिपोज हैं, ये ऑयल सप्लाई करते हैं डी, ई, एफ को। होता है ना, एक हब होता है, वहां पेट्रोल पंप सप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ए डी के पास जाएगा या ए ई के पास जाएगा, ए भी डी के पास जा सकता है, ए ई के पास भी जा सकता है, ए एफ के पास भी जा सकता है। सेम विद डेपो बी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। सो हमको क्या करना होता है, इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑयल पहुंचाना होता है, लेकिन इस तरीके से कि भाई उसके पास कैपेसिटी भी तो होती। अब समझो, हमारे पास इसमें 7,000 लीटर और 4,000 लीटर की कैपेसिटी है रिस्पेक्टिवली, 7,000 इन ए एंड 4,000 इन बी। और रिक्वायरमेंट जो है डीईएफ की वो 4,500, 3,000 एंड 3,500 है। तो अगर आप इसका देखो सम करो तो 7,000 लीटर और 4,000 लीटर 11,000 लीटर बनता है।
और इन सबको भी ऐड करोगे तो 11,000 लीटर ही आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिपो में भरा हुआ है वही इन तीनों में ट्रांसफर होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ये बंदा अकेला यहां पहुंचा दे और ये दोनों को दे दे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होगी। तो आपको कितना ऑयल कहां देना है इस चीज को यहां पे कंफर्म करना है। तो करते हैं, देखो मान लीजिए डी को रिक्वायरमेंट है 4500। अब इस क्वेश्चन में एक काम और कर सकते हो, फॉर 100 लीटर्स तुमको इसको 1 यूनिट मान लेना है। क्यों भाई 100 लीटर ऑफ ऑयल को 1 यूनिट क्यों मान रहे हैं? इजियर कैलकुलेशन के लिए। तो ऐसा समझो कि इसके पास 70 यूनिट ऑयल था और इसके पास 40 यूनिट ऑयल था। इसको रिक्वायरमेंट 45 यूनिट्स ऑयल की थी, इसको रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स ऑयल की थी और इसको रिक्वायरमेंट 35 यूनिट। सिर्फ कैलकुलेशन इजी कर रहा हूं, बार बार मुझे वो जीरोस ना लिखने पड़े इसलिए यहां पे यूनिट का बेस किया। अब सोचो क्या होगा, अब ये जो ए है वो डी को x यूनिट्स ऑयल सप्लाई कर रहा है। जो ए है वो डी को x यूनिट्स ऑयल सप्लाई कर रहा है, लेकिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी थी 45, जो पूरी होगी नहीं। तो बचा हुआ ऑयल कौन सप्लाई करेगा? बी सप्लाई करेगा। तो अगर x यूनिट्स इधर से आ रहा है, इसको पूरा 45 चाहिए था, तो b इसको 45 माइनस जो बचा हुआ ऑयल है उसको दे देगा। मतलब अगर a मान लो 15 यूनिट इसको देता है तो 30 यूनिट और दे देगा। इसको एग्जांपल दे रहा हूं, जो हो सकता है डिफरेंट आंसर हो। सिमिलरली अगर इसकी रिक्वायरमेंट 30 थी, a जो है वो y यूनिट ऑयल पहुंचा रहा है, तो जो b होगा वो कितना पहुंचाएगा? वो 40 माइनस y पहुंचाएगा। अब यहां पे हम तीसरा वेरिएबल लेने में टेम्प्टेड होंगे, बट लेना नहीं वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हमें एलपीपी का क्वेश्चन करना है। एलपीपी में जरूरी है 2 वेरिएबल। क्यों 2 वेरिएबल? ताकि आप x और y प्लेन बना पाओ। बिना प्लेन बनाए तो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसके पास था 70 यूनिट ऑयल। बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझो, इसके पास था 70 यूनिट ऑयल और इसने x यूनिट इसको दे दिया, y यूनिट इसको दे दिया। बचा कितना? 70 में से x दे चला गया और y चला गया, तो 70 माइनस x माइनस y ऑयल जो होगा वो f के पास जाएगा। ये पता है लॉजिकल रीजनिंग के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ट्रांसफर करना। तो अगर आप ये समझ जाओगे बहुत चीजें सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बच्चों यहां पे देखो आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें अब तो शुरू होंगी। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हम ऑयल का कंटेंट लिख रहे हैं। भाई इसको 35 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, कुछ इसने पूरी कर दी, बाकी ये पूरी करेगा, लेकिन कितनी? अब देखो हम कर क्या रहे थे, इसको x दे दिया तो 45 माइनस जो रिक्वायरमेंट थी उससे उतना माइनस कर दिया। इसकी रिक्वायरमेंट 35 की थी, इसको इतना मिल गया, तो इसको और कितना बचा? इसको मिलना है 35, इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसको मिल गया 70 माइनस x माइनस y। तो माइनस साइन लगा है, 35 माइनस 70 प्लस x प्लस y आ जाएगा। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो x प्लस y माइनस 35 की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या ट्रांसफर करेगा इसको? x प्लस y माइनस 35। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या हुआ, ये आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी आपको मिला है कि कितना ऑयल कौन सा डिपो कौन से पेट्रोल पंप को ट्रांसफर करेगा, लेकिन अभी तक हमको x और y की वैल्यूज नहीं मिली हैं। तो उन वैल्यूज को निकालने का तरीका क्या है? एलपीपी करना है, एलपीपी बना के फिर उसका ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनेगा कैसे? तो ग्राफ बनाने का लॉजिक समझो। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं। मैंने ये सिखाया ना कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालोगे। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी व्हाट? हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। हमने अभी आधा क्वेश्चन पढ़ा, आधा और पढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज 1 पर लीटर। मतलब 1 यूनिट ऑयल को जाने के लिए पर किलोमीटर ऑफ इज ₹1 पर लीटर। मतलब 1 लीटर ऑयल जाने के लिए आप 1 रुपए दे रहे हो, पर लीटर 1 रुपए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और आपका पर किलोमीटर ये कॉस्ट है। तो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये दूर ही तो लिखी है, 7 किलोमीटर दूर है, ये 3 किलोमीटर दूर है। तो ये लिखना है हमें, समझो कैसे। अभी मैंने ये लिखा नहीं था, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट यूनिट्स लिखे थे कि कितने रिक्वायर्ड है। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं और इसको भी फटाफट लिख लेते हैं। लेट्स यूज पर्पल कलर। अब इस कलर से मैं आपको समझाता हूं कि देखो ए को डी के पास जाना है, ये 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ए डी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ए ई से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और ए जो है वो एफ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहां पे हमने डिस्टेंस भी लिख दिया। बी के साथ भी सेम काम करोगे, बी डी से 3 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहां पे 3 लिख देंगे। यहां पे 4 किलोमीटर की दूरी है और यहां पे 2 किलोमीटर की दूरी है। दैट्स इट, आया ना। तो अब आपको मैंने क्या किया, मैंने कितना यूनिट ऑयल ट्रांसफर हो रहा है और कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो बस इतना करना था। अब ये करने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखेंगे। क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? इन सबकी कॉस्ट का सम, जो भी कॉस्ट लगेगी उसका सम, और उसी को हमको मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉस्ट लाना है। तो जब हम ए से डी की तरफ जाएंगे, मैं x यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा हूं 7 किलोमीटर के लिए, तो 7x लग जाएगा।
ये ऐसे सोचो, मैं 7 किलोमीटर जा रहा हूं विद x यूनिट्स ऑयल लेके, तो कॉस्ट कितना आएगा 7x। सिमिलरली यहां पे मैं 6 किलोमीटर जा रहा हूं y यूनिट लेके, तो 6y आ जाएगा। फिर मैं 3 किलोमीटर जा रहा हूं 70 माइनस x माइनस वाई लेके, आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर प्लस साइन लगाओगे। फिर आप 3 किलोमीटर जाओगे 45 माइनस x लेके। फिर आप 4 किलोमीटर जाओगे 40 माइनस वाई लेके। फिर आप 2 किलोमीटर जाओगे x प्लस वाई माइनस 35 ऑयल लेके। तो इतना ऑयल पूरा बन गया। इसको हम लिख लेते हैं 7x प्लस 6y प्लस 3 इंटू 70 210 माइनस 3x माइनस 3y प्लस 45 135 माइनस 3x प्लस 160 माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2y माइनस का 70। ये नंबर्स मिल गए। अब x वाले x के साथ, y वाले y के साथ, z वाले मतलब नंबर्स के साथ। तो अपने को x देखना है, x इधर था, x इधर था माइनस 3x और x इधर था, तो 7x माइनस 3x 4x माइनस प्लस 2x 6x। तो टोटल x कितना है, अच्छा ये भी तो था 6x माइनस 3x, टोटल 3x हो गया। टोटल x इज, अरे आजा भाई 3x। इधर था 6y माइनस 3y, तो 3y हो गया। 3y माइनस 4y माइनस y प्लस 2y, तो प्लस में आ गया, तो 3x प्लस y आ गया। अब 210 में से 135, अच्छा सबको ऐड ही करना है, नंबर जनरली ऐड ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो 160 माइनस 70 ये 90 बन गया। 90 एंड 200 एंड 300 एंड 135 इज 435, तो प्लस का 435 मिल जाएगा। ये आ रही है आपकी टोटल कॉस्टिंग। तो आपको x और y की बस वैल्यू निकालनी है, और जो हम LPP से कर रहे थे वैसे ही हेल्प निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, बट लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो निकाल लिया, LPP का है। तो आपने देखा, इसको जरा मैं कॉपी करता हूं दोबारा, इसी को देख के हमें LPP का क्रिएशन करना है। देखो हम ऑयल ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी ऑयल ट्रांसफर करेंगे वो मिनिमम 0 तो होगा, उससे लेस तो नहीं हो सकता। नेगेटिव ऑयल तो कभी नहीं ट्रांसफर होगा। सो जितना भी हमने ऑयल लिखा है, जैसे कि x इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 70 माइनस x माइनस y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बोल सकते हो कि x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 70। इसी को ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। हमारे जो मेन इक्वेशन है मैं ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद नीचे देखो भाई, 45 माइनस x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तुम ये कह सकते हो कि x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 45। x को उधर भेजोगे, कम वाला साइन x के साथ है, तो उसको बस थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दिया। सिमिलरली 40 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज कि y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40। ओके, फिर लास्ट में मिलेगा तुमको x प्लस वाई माइनस 35 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, तो यहां से मिल जाएगा x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 35। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स अगर आपको दिख रहे हैं, सॉरी ग्रेटर देन होगा, नॉट लेस देन, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट कर रहे हो। तो कंस्ट्रेंट 1 2 3 4 5 6, 6 कंस्ट्रेंट्स हैं। इन 6 कंस्ट्रेंट्स पे आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में भी क्यों आलस करें, जल्दी से बना लेते हैं, इसको हटाते हैं, ग्राफ बनाते हैं भाई। लेट्स मेक अ ग्राफ फटाफट। ये बन जाएगा आपका एक्स एंड वाई एक्सिस। इसके बाद इसको थोड़ा सा वाइड कर लें ताकि विजिबल रहे आपको। तो दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत है अपने को। ये दोनों मिलके बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। उसके बाद इन सब को प्लॉट करते हैं, क्योंकि नंबर जनरली 35 के ऊपर ही है, तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा सकते हैं अगर चाहो तो। वैसे नहीं लगाएंगे, हमें नंबर्स को इस तरीके से ब्रेक करना है, सिर्फ 5 10 15 20, ऐसे आपको ग्राफ कॉपी में प्रॉपर लिखना है। 30 35 40 45 50 55 60 65 एंड 70 तक मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे भी यहाँ पे 5 10 15 20 25 30, मेरा ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज फाइन। तुमको लॉजिक समझना है, मेरा ग्राफ सही होने का वेट नहीं करना। 50 55 ये थोड़ा सा नीचे इधर होगा, फिर इधर 60
65 and 70. This is the graph you were looking for. I hope this is clear. Okay, समझ में आ गया होगा. Okay, अब इसके बाद क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. पहला पॉइंट जो होगा वो प्लॉट कैसे होगा, पॉइंट ऐसे प्लॉट होगा, x को 0 रखो y मिल जाएगा, मतलब y 70, y को 0 रखो x मिल जाएगा, ये भी 70. तो एक लाइन मिल जाएगी somewhat like this. इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको लाइन मिल जाएगी. दिस इज द लाइन एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, दिस इज द लाइन, ग्रीन लाइन पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. दूसरी इक्वेशन x लेस देन इक्वल टू 45. तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 45 से पास होते हुए जाएगी. सो 45 से पास होते हुए ये वाली लाइन जा रही है आपकी, एंड इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, टेढ़ी है, somewhat like this, एंड उसको मोटा कर लेते हैं. ठीक है, तो ये बन गई x की, और y पे 40 पे लाइन बन रही है. तो y की लाइन ऐसे 40 से पास होते हुए जाएगी, somewhat like this. इसको भी सीधा कर लेते हैं, 19-20 का फर्क है, तो यहाँ पे इसका चेंज कर लेते हैं. ओके, दिस इज द y की लाइन. तो हमको ये मिल गया. उसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन 35 बोल रहा है, यानी कि x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 35. ये पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं. इसके ऊपर के हमको सब कुछ चाहिए, मतलब लेट्स मेक अ लाइन लाइक दिस. थोड़ी सी टेढ़ी है, इट वर्क. ओके, इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं, मोटा करते हैं. तो दिस इज द ग्राफ यू विल बी लुकिंग आउट. अब x प्लस वाई लेस देन 70, मतलब जो ये ग्रीन लाइन थी इस ग्राफ के नीचे वाला रीजन लेना है. x लेस देन 45 इस लाइन के लेफ्ट वाला, y लेस देन 40 इस लाइन के नीचे वाला, और x प्लस वाई ग्रेटर देन 35 ब्लैक लाइन के ऊपर वाला. तो जो आपका शेडेड पोर्शन मिलेगा वो ये वाला पोर्शन मिलने वाला है. कितना देखो सुंदर सा बेहतरीन सा ग्राफ बन जाता है. अब ये ग्राफ बनने के बाद यू कैन सी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, this point and these 2 points. These are the corner points. अब ये corner points आपको मिल गए. अब आपको करना क्या था, corner points लिखना था, z लिखना था. z हमने पीछे क्रिएट किया था, which is 3x plus y plus 435. 3x plus y plus 435. अब देखो 435 तो कांस्टेंट है, हमें इन नंबर्स को मिनिमाइज करना है. अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो 35,0, 0,35, 35,0 एंड 0,35. इसके बाद ये पॉइंट है 0,40, फिर ये पॉइंट 45,0. उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट आपको दिख रहा है 35 एंड 40. तो 35, ओके 35, लेकिन इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा. अच्छा भाई, this point is 35, 40 and the last point is this one which is ये सामने 30 के है और 45, 30, 45, 30. So these are the points you will be getting. अब इसमें आपको वैल्यू रखना है एंड जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा. मैंने यहां तक कर दिया है, कैलकुलेशन का पार्ट यार तुम लोग कर लो, इतनी मेहनत कर लो, और ये वन शॉट की तरह देखो खत्म करा दिया. LPP 6 नंबर पक्के, यहीं से आना है सब कुछ. आई होप ये समझ में आया होगा वीडियो. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इतनी मेहनत के बाद भी, तो क्या कर रहे हो यार, तुम भी मेहनत करो और मेरी मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ. और ये पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी, जाओ लिंक दबाओ और आप ऐप डाउनलोड करके पूरा का पूरा PDF वहां मिल जाएगा. तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.